नमस्कार, वाणिज्य और व्यापार के इस अल्टीमेट हाई यील्ड एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन पूरी तरह से टू द पॉइंट और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होने वाला है। आज हम कॉमर्स के उन गहरे और जटिल सिद्धांतों को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से डीकोड करने जा रहे हैं, जो अक्सर बहुत उलझन पैदा करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमने इस पूरे विषय को 5 बहुत ही स्पष्ट मॉड्यूल्स में बांटा है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, साझेदारी के नियम, मैनेजमेंट और मार्केटिंग रणनीतियां, बैंकिंग और इकोनॉमिक्स और अंत में इनकम टैक्स के मूल सिद्धांत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की अनिवार्यताएं, जहां हम फाइनेंस और इक्विटी के रहस्यों को गहराई से समझेंगे। अब आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, क्या फंड जुटाते समय कोई कंपनी वास्तव में अपना 2 बार नुकसान कर सकती है? वित्त या फाइनेंस का सबसे महंगा स्रोत आखिर कौन सा है? जब कोई भी व्यवसाय बाजार से पूंजी उठाता है तो कुछ तरीके दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन असल में वे कंपनी के लिए सबसे भारी साबित होते हैं। इस बात को समझने के लिए जरा इस दोहरे नुकसान की स्थिति को देखिए। यदि कोई कंपनी डिस्काउंट पर डिबेंचर जारी करती है तो उसे शुरुआत में ही कम पैसा मिलता है। ये हुआ पहला नुकसान। और फिर अगर वो उन्हीं डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करती है, यानी वापस करते समय अधिक पैसा लौटाती है, तो ये हो गया दूसरा नुकसान। बिल्कुल यही कारण है कि इसे वित्त का सबसे महंगा स्रोत माना जाता है। यहाँ इन दोनों भूमिकाओं के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स पूरी तरह से फर्म के लेनदार यानी क्रेडिटर्स होते हैं, जिनका पैसा समय पर वापस करना कंपनी की कानूनी जिम्मेदारी होती है। दूसरी तरफ होते हैं शेयर होल्डर्स, जो फर्म के असली मालिक हैं और वे व्यवसाय के स्वामित्व के साथ आने वाले सारे जोखिमों को उठाते हैं। अब अगर हम शेयर जब्ती यानी फॉरफीचर की बात करें तो इसके नियम एकदम सटीक हैं। जब भी किसी शेयर को जब्त किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में केवल वो राशि जाती है जो कंपनी द्वारा मांगी गई थी, और जो पैसा शेयरधारक से पहले ही आ चुका होता है वो सीधा फॉरफीटेड अकाउंट में चला जाता है। और इसमें सबसे क्रिटिकल बात यह है कि जब इन शेयरों को दोबारा री इश्यू किया जाता है तो अधिकतम डिस्काउंट सिर्फ उतना ही दिया जा सकता है जितना पैसा पहले जब्त किया गया था। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कंपनी को कोई अतिरिक्त वित्तीय नुकसान ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की ओर, साझेदारी के नियम, जो व्यावसायिक संबंधों को सुचारू रूप से चलाने का आधार हैं। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब पार्टनर्स के बीच कोई लिखित एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बिल्कुल अनुपस्थित होती है तो डिफॉल्ट नियम कितने सख्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ड्रॉइंग या कैपिटल पर एक भी रुपए का ब्याज नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर प्रति वर्ष 6% का डिफॉल्ट ब्याज देना एकदम अनिवार्य है, जिसे आप 0.5% प्रति माह भी कह सकते हो। साल 1904 ये कोई आम साल नहीं है, बल्कि कॉमर्स के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये वो साल है जब मशहूर गार्नर बनाम मरे का ऐतिहासिक मामला सामने आया था। इसी केस ने ये महत्वपूर्ण नियम स्थापित किया कि जब भी कोई पार्टनर दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स के बीच नुकसान का बंटवारा हमेशा उनके कैपिटल रेशियो यानी उनकी पूंजी के अनुपात में ही किया जाएगा। अकाउंटिंग की दुनिया में बैलेंस बहुत मायने रखता है। जब भी किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या पुराना छोड़कर जाता है तो तुरंत कुछ विशिष्ट कदम उठाए जाते हैं। जैसे रिटायर होने वाले पार्टनर का जो भी पैसा बकाया होता है वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है और उससे तुरंत लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं नए पार्टनर के आने पर फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में हुए बदलावों को आंकने के लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि बही खाता एकदम सटीक रहे। अब आते हैं हमारे तीसरे मॉड्यूल पर, प्रबंधन और मार्केटिंग रणनीतियां। यहां हम इवैल्यूएशन और मार्केट एंगेजमेंट के तरीकों को डीकोड करेंगे। किर्कपैट्रिक का ये 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी ट्रेनिंग का असल मकसद सिर्फ उसमें भाग लेना या अच्छी प्रतिक्रिया देना नहीं होता। असली काम तो दूसरे कदम से शुरू होता है, यानी लर्निंग। जब तक लोग कुछ नया नहीं सीखते और उनके व्यवहार में कोई वास्तविक बदलाव नहीं आता, तब तक ट्रेनिंग के जो अंतिम और सबसे जरूरी परिणाम हैं वो हासिल नहीं किए जा सकते। प्राइसिंग यानी मूल्य निर्धारण की इन 2 रणनीतियों का अंतर बहुत ही क्लासिक है। एक तरफ है स्किमिंग, जिसका सीधा सा मतलब है बाजार की मलाई उतारना। इसमें शुरुआत में ही कीमत बहुत अधिक रखी जाती है ताकि एक विशिष्ट वर्ग को टारगेट किया जा सके, बिल्कुल एप्पल की तरह।
इसके ठीक उलट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई ब्रांड आक्रामक रूप से पूरे बाजार में एक साथ छा जाना चाहता है, इसलिए वो शुरुआत में अपनी कीमतें बहुत कम रखता है। डायरेक्ट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। बिचौलिए को पूरी तरह से हटा दो। अगर ब्रांड और ग्राहक के बीच कोई मध्यस्थ नहीं है तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। अब ये संपर्क चाहे टेलीमार्केटिंग के जरिए फोन पर हो, किसी कैटलॉग के जरिए हो या फिर सीधे किसी फिजिकल कियोस्क पर आमने सामने हो, बस बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केटिंग शुरू होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में मार्केट रिसर्च करना, नए विचारों को खोजना और ग्राहकों की जरूरतों को समझना, ये पूरी मार्केटिंग प्रक्रिया किसी भी चीज के उत्पादन से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। चलिए अब माइक्रो लेवल से बाहर निकलते हैं और अपने चौथे मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, बैंकिंग और आर्थिक सिद्धांत, यानी वो मैक्रो स्तरीय ताकतें जो पूरे वित्त को नियंत्रित करती हैं। अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रमुख संस्थाएं बहुत ही विशिष्ट कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, देश की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करने और लागू करने की पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की होती है। वहीं हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूरा ध्यान नाबार्ड रखता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1922 में गुस्ताफ कैसल ने परचेजिंग पावर पैरिटी का वो शानदार कॉन्सेप्ट दिया था जो आज भी अर्थशास्त्र का आधार है। और हां, भारतीय बैंकों में जो आप आज कंप्यूटरीकरण देखते हैं, उसकी नींव नरसिम्हम समिति की सिफारिशों ने ही रखी थी। 1948 इस साल को हमेशा याद रखिएगा। ये हमारे देश के आर्थिक इतिहास का वो महत्वपूर्ण वर्ष है जब भारत का सबसे पहला विकास बैंक IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। इसी ने देश में औद्योगिक विकास की एक मजबूत नींव रखी थी। अर्थशास्त्र में ग्राफ सिर्फ रेखाएं नहीं होते, वो एक पूरी कहानी बताते हैं। आमतौर पर मार्जिनल कॉस्ट जैसे ज्यादातर कॉस्ट कर्व्स एक यू आकार बनाते हैं, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इन सबसे बिल्कुल अलग होता है। चूंकि निश्चित लागत उत्पादन बढ़ने के साथ साथ समान रूप से कम होती जाती है, इसलिए इसका वक्र नीचे की ओर ढलता हुआ एक आयताकार हाइपरबोला यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। ये इसे बाकी सभी कर्व से बिल्कुल अलग पहचान देता है। चलिए यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट देखते हैं। भारत में जो बाकी सभी करेंसी नोट्स होते हैं उन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन वो जो ₹1 का साधारण सा नोट होता है ना, उस पर हस्ताक्षर करने का एक्सक्लूसिव अधिकार आरबीआई गवर्नर के पास नहीं बल्कि भारत सरकार के वित्त सचिव के पास होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें मॉड्यूल पर, आयकर के मूल सिद्धांत, जहां हम कराधान यानी टैक्सेशन के नियमों की सख्त संरचना को समझेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के तहत आय की गणना का ये जो क्रम है, ये पूरी तरह से अनिवार्य है। आप इस सीक्वेंस को बदल नहीं सकते। सबसे पहले आती है सैलरी या वेतन से आय, फिर हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद व्यापार या पेशे से होने वाला लाभ, फिर कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ, और अंत में जो आय इनमें से किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठती वो अन्य स्रोतों यानी अदर सोर्सेज में चली जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल तय है। टैक्स कानून का दायरा कितना व्यापक है, ये इस बात से साबित होता है कि इनकम टैक्स एक्ट की नज़र में एक व्यक्ति या पर्सन सिर्फ कोई जीता जागता इंसान नहीं होता। इन 7 अलग अलग श्रेणियों को देखिए। इसमें एक साधारण इंडिविजुअल से लेकर एक पूरी कंपनी, एक साझेदारी फर्म और यहाँ तक कि एक लोकल अथॉरिटी भी पर्सन की परिभाषा में शामिल होती है। तो इन सभी विस्तृत ढांचों और नियमों को देखने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, ये सिद्धांत सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। यही वो नियम है जो हमारी वास्तविक दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो जाते जाते मैं आपको इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज हमने जितने भी सिद्धांतों पर चर्चा की, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा विचार या रणनीति है जो कल के मार्केट लीडर्स को सबसे ज्यादा परिभाषित करेगा? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।